सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। तो एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बरीद, जो कि एक खुफिया अधिकारी था, और मुन्हियान, जो गुप्त जासूस था, ऐसे अधिकारियों की नियुक्त की थी? तो बताओ यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला ही क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिल गया, मतलब ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। यार एसएससी क्या क्या करता है ना, बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है। आपको पीवाईक्यू से ही सारा कवर हो जाता है। आपका अगर पीवाईक्यू आप देखने लग जाओ सही से तो उससे ही हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये बाजार के लिए अगर बाजार का नाम आए तो अलाउद्दीन खलजी कहता है कि भैया हम ही हैं, हमारे अलावा और कोई है ही नहीं बाजार में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। भैया इन्होंने क्या बवाल काट दिया कि बाजार इतना अच्छा हो गया इनके काल में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, पहले तो इनका टेन्योर बताओ कब से कब तक था। ठीक है, तो ये बताओ अलाउद्दीन खिलजी, देखो इनको 1296 से, ठीक है, तो 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये इनका शासनकाल था ये। ठीक है, ये अपने मार्केट के बाजार की व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की इन्होंने, और इसी वजह से इनके राज्य में सब लोग खुश भी रहने लगे। मतलब कम वेतन देते थे अपने सैनिकों को, लेकिन बाजार में चीज़ें भी सस्ती थी तो वो भी खुशी थे। ठीक है, तो आप एक जानते होगे, इन्होंने एक ऑफिसर अपॉइंट किया था, उसका क्या नाम था? शहनाई ए मंडी। तो सनहाई ए मंडी, ठीक है, तो ये लिखो शनहाई ए मंडी। ठीक है, तो सनहाई ए मंडी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किस लिए था? ये था कि मतलब प्राइस कंट्रोल रखे, प्राइस कंट्रोल को देखने के लिए। ठीक है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, बाजार में जो भी प्राइस कंट्रोल होगा ये देखने वाले। तो ये ऑफिसर था। ठीक है, मतलब ये बाजार में एक ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट किया था, किसने? खिलजी साहब ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस ऑफिसर का नाम ध्यान रखना, ये पूछा था एग्जाम में। ठीक है, और एक और आप नाम याद रखो, तो सराय ए आदिल। ये क्या है? सराय ए आदिल, ये क्या था भाई? तो ये था आपका, इसको हम क्लॉथ मार्केट के रूप में जानते हैं। तो कपड़ा का जो बाजार होगा तो क्लॉथ मार्केट के नाम से जाना जाता है, सराय ए आदिल। ये भी आपको नाम याद रखना है। तो आप इन्होंने बरीद, जो कि एक खुफिया अधिकारी, मतलब ये इनका बारे में पता नहीं होता था, ऐसे घूमते रहते थे बाजार में कि कहीं कोई समस्या हो तो हम ऐसे एज ए आम नागरिक हम पता कर सकें। ठीक है, तो ये बरीद हो गया और गुप्त जासूस मुनिहान हो गया, तो ये सब आपको ऐसे ही मिलेंगे। बट ये जो सराय ए मंडी था ना, ये प्राइस कंट्रोल जो चेक करता था, ये इसको सबको पता होता था कि ये ऑफिसर है, ये हमारा चेक करने आएगा। ठीक है, अच्छा, ये इतना आपको पता है अलाउद्दीन के बारे में। और आप मैं क्या बताऊं? ठीक है, हाँ चलो, अलाउद्दीन ने और क्या किया था? इन्होंने इक्ता सिस्टम, जो किसने स्टार्ट किया था? इक्ता सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था? तो इक्ता सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म कर दिया अलाउद्दीन साहब ने। एक तो ये आपको इनके बारे में याद रखना ये बात। और इन्होंने कौन सी दाग और चेहरा पद्धति, तो दाग एंड चेहरा पद्धति भी इन्होंने लॉन्च की थी। दाग किस लिए? दाग था आपका हॉर्सेस के लिए, मतलब हॉर्सेस की मतलब कौन सा कितनी अच्छी नस्ल का है, और चेहरा सैनिकों की पहचान के लिए। तो दाग और चेहरा पद्धति स्टार्ट करने वाले कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, सैनिकों की पहचान के लिए चेहरा पद्धति। ठीक है, इसी को हम हुलिया के नाम से जानते हैं, तो हुलिया पद्धति आप कुछ भी कह लो, है ना। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो अलाउद्दीन का एक फेमस कमांडर था, इनका कमांडर। ठीक है, तो मैं उस कमांडर के बारे में यहाँ लिखाता हूँ, आ जाओ। तो अलाउद्दीन का एक कमांडर था, उस कमांडर का क्या नाम था? कोई बता सकता है? उसको हम 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन ने 1000 दिनार दे के खरीदा था। उसका क्या नाम था? मलिक काफूर। तो मलिक काफूर, ठीक है, तो मलिक काफूर नाम था। इसको हम क्या कहते थे? 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार दे के खरीदा था अलाउद्दीन ने। ठीक है, तो 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था मलिक काफूर। ठीक है, अब इसने साउथ इंडिया में मतलब तहलका मचाया। साउथ में जाके इसने काकतीय एंड यादव वंश को हराया। ठीक है, तो काकतीय एंड यादव, तो काकतीय एंड यादव वंश को साउथ इंडिया में किसने हराया था? तो ये आपको ध्यान रखना, 1000 दिनारी मलिक काफूर, ये भी आपको एक ध्यान रखना है। इसका कमांडर था, बहुत ही फेमस नाम है। अच्छा, अलाउद्दीन के एक पोएट थे, इनके दरबार में एक पोएट थे, क्या नाम था उनका? अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो तो आपने खूब नाम सुना होगा। इनकी कविताएं कितनी मतलब अच्छी हैं, मैंने भी पढ़ी थी थोड़ा बहुत, है ना। तो अमीर खुसरो को अलाउद्दीन ने कहा था तूते ए हिंद, मतलब तूते मतलब तोता कहते हैं, तोता, हिंदुस्तान का तोता कहते थे इसको, तूते ए हिंद के नाम से ये उपाधि इनको अलाउद्दीन ने दी।
और इन्होंने अलाउद्दीन को क्या उपाधि दी, सिकंदर ए आजम। मतलब ये आपस में खेल रहे थे, तुम भाई मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ, मतलब एक दूसरे को टाइटल खेल रहे थे, है ना, टाइटल खेल रहे थे। तो सिकंदर ए आजम, ये तो अलाउद्दीन बाई खिलजी, ठीक है, तो बाई अलाउद्दीन लिख लेना, मतलब ध्यान रखना, और बाई खुसरो, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अलाउद्दीन ने तूते ए हिंद कहा अमीर खुसरो को, और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को सिकंदर ए आजम, एक दूसरे को टाइटल देके ये बहुत खुश थे, ठीक है। चलो अब बताओ, अब क्या, अब हाँ ठीक है, और कुछ। अब इन्होंने टैक्स सिस्टम, इन्होंने 3 मेन टैक्सेस लगाए। तो अलाउद्दीन के टैक्स सिस्टम कौन थे, 3 मेन टैक्सेस थे। पहले था जजिया के बारे में बताओ, किस पर लगाया जाता था, जो नॉन मुस्लिम होते थे, मुसलमानों को छोड़ के सब पे लगता था। एक जक़ात होता था, ये सिर्फ मुसलमानों पे लगता था। एक घरई हो गया, ठीक है, घरई जो हाउस टैक्स होता था। एक चरई भी आपको याद होगा ना, चरई जो चरवाहों पर लगता था। तो जजिया क्या है, जजिया बताओ। तो जजिया जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, ठीक है, सिर्फ नॉन मुस्लिम पे लगता था जजिया। जक़ात क्या है, जक़ात ओनली मुस्लिम्स, ठीक है, तो ये मुस्लिम्स पे लगता था जक़ात। और घरई क्या है, ये हाउस टैक्स था एक प्रकार का। हाउस टैक्स मतलब घर का टैक्स दिया जाता था, हाउस टैक्स। और चरई ये चरवाहों पर टैक्स लगाता था, ठीक है, तो चरवाहों पर ये टैक्स लगता था, चरई। तो ठीक है, इतना आपको पता। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का आपको पता है, एक बार क्रोनोलॉजी सिस्टम पूछा गया था दिल्ली सल्तनत का, तो वो मैंने पढ़ाया, वैसे पिछली क्लासों में मैंने दिल्ली सल्तनत आपको कराया है ना, तो वैसे आपको याद होना चाहिए, बट ठीक है, चलो देखते हैं एक बार क्रम देख लो इनका। तो स्लेव डायनेस्टी हो गई, बट जैसे जैसे मैं आगे लेक्चर्स में बढ़ूंगा, मैं आपको सब कवर कर दूंगा, आपको कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी हो गई, खिलजी हो गया जो हमने अभी किया, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया इसके बाद, ठीक है, तुगलक हो गया। और इसके बाद क्या है, सैयद वंश हो गया, ठीक है, सैयद हो गया, तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी, ठीक है। तो ये 5 डायनेस्टी याद रखनी है क्रम से वो भी, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत का सीन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये आपने आंसर मार्क किया, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बाजार नियंत्रण के लिए कौन जाना जाता था, अलाउद्दीन खिलजी साहब, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का स्वरूप उल्लिखित है। अब बताओ भाई, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखना है, मतलब कौन सी अनुसूची है। अब ये बताओ, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना था तब कितने आर्टिकल थे, कितनी अनुसूची थी, ये तो आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में कराया था आपको। अगर आप भूल रहे हो तो मतलब आपने रिवीजन नहीं किया, ठीक है। देखो 26 नवंबर को जब हमने अडॉप्ट किया इसको, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, तब कितना था हमारे पास सीन, 395 आर्टिकल थे, ठीक है, 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, तो 8 शेड्यूल्स थे, और क्या था, और 22 पार्ट थे, ठीक है, तो 22 पार्ट थे। बट वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारे पास 448 आर्टिकल हैं, 448 आर्टिकल, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, तो 12 अनुसूचियाँ हो गए और 25 पार्ट्स हो गए। तो ये आपको याद नहीं रखना, बट ये आपको पता होना चाहिए 12 अनुसूचियाँ कैसे हो गई, कौन सा संविधान संशोधन था, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी इस क्लास में। चलो, तो इतना सिस्टम आपको पता, ये आपको बैकग्राउंड पता होगा। अब मैं आपको कराता हूँ अनुसूचियों के बारे में, ठीक है। आ जाओ, अनुसूचियों को करते हैं सिस्टम। ये देखो हमारी 12 की 12 अनुसूचियाँ हैं, बट मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एक, मेरी पर्सनल ट्रिक नहीं है, मैंने खुद नहीं बनाई, बट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो लिखो भाई, तो मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है, पहले ट्रिक लिख देते हैं, फिर उसी से समझा देंगे। तो TEA टीयर्स हो गया, तो टीयर्स हो गया, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, तो टीयर्स ऑफ OLD ओल्ड PM, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना याद रखना है। तो आपकी ट्रिक क्या हो गई, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, आपको 12 के 12 अनुसूचियों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मैं बता रहा हूँ। आज के बाद आपको अनुसूचियों में कोई दिक्कत, अनुसूची से क्वेश्चन आएगा आप कर ही ले जाओगे, ठीक है। तो चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। तो अनुसूची नंबर 1, टीयर से क्या होगा, टीयर्स, टी से आपको टेरिटरी, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या, यूनियन टेरिटरीज एंड नेम एंड देयर बाउंड्री, तो स्टेट, संघ, और तो ये आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र इसमें याद रखना है पहली अनुसूची के लिए। दूसरा अनुसूची क्या है, ई का क्या मतलब होता है, इमोल्यूमेंट मतलब भत्ता। तो टी से टेरिटरी हो गया, ठीक है, और ई से क्या हो गया, ई से हो गया इमोल्यूमेंट,
ठीक है। तो इमोल्यूमेंट मतलब क्या होता है, भत्ता। ठीक है, तो इमोल्यूमेंट्स मतलब भत्ता, मतलब इसमें क्या होगा, वेतन और भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में बात की गई है। अनुसूची 3 के बारे में, तो इसे ए से क्या होगा, ए से होगा अफर्मेशन, अफर्मेशन, अफर्मेशन और शपथ। ठीक है, तो अफर्मेशन एंड ओथ। ठीक है, तो अफर्मेशन एंड ओथ याद रखनी है तीसरी अनुसूची में। तो दूसरी में वेतन एंड भत्ता, इमोल्यूमेंट्स याद रखने हैं। तीसरी में अफर्मेशन एंड ओथ मतलब प्रोमिसेस ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब इसमें ओथ याद रखना। ऐसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तीसरे में ओथ पूछा गया, बस दैट्स इट। चौथे में क्या पूछा गया, चौथे से क्या है, आर। आर से क्या हो गया, राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, तो काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, राज्यसभा में ये आर से राज्यसभा हो गया। अब पांचवा क्या है, पांचवा एस से क्या हो गया, शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब पांचवा याद रखिएगा। ओ से क्या हो गया, ओ से अदर स्टेट्स। ठीक है, अदर स्टेट मतलब अदर। ठीक है, अदर शेड्यूल्ड एरियाज आपको याद रखना। ओ से क्या याद रखोगे, अदर शेड्यूल्ड। तो अदर शेड्यूल्ड एरियाज ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से है, इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ। इसकी एक ट्रिक है, क्या लिखो, एटीएम में मनी नहीं है। तो एटीएम में मनी नहीं। अब ठीक है, ए से क्या हो गया, ए से हो गया आपका, ए से क्या हो, ए से असम हो गया। देखो ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना, टी से क्या हो गया, टी से आपका त्रिपुरा हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। तो असम, त्रिपुरा, और एम से क्या हो गया, मिजोरम, सॉरी मेघालय। तो मेघालय एंड एम से ही क्या हो गया, एम से ही हो गया मिजोरम। ठीक है, तो एम से ही मिजोरम। बट मनी नहीं मतलब मणिपुर नहीं है, मतलब मणिपुर को आपको काउंट नहीं करना। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, मनी नहीं। और आपको कंफ्यूज करने के लिए मणिपुर हमेशा रखेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ये चार को याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन चारों को याद रखना है और शेड्यूल 6 में। ठीक है, शेड्यूल 7 में क्या होगा, शेड्यूल 7 मतलब फेडरल पावर। एफ से क्या हो गया, फेडरल प्रोविजंस। ठीक है, तो एफ से हो गया फेडरल प्रोविजंस, मतलब जैसे ही फेडरल वर्ड आए आपको फेडरल मतलब पता करना है, डिवीजन ऑफ पावर। इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट यूनियन के बीच जो पावर्स का डिवीजन होता है वो याद रखना। अब ये पावरों का डिवीजन कैसे हुआ है, तो ये 3 श्रेणियों में, कंकरेंट हो गया, कंकरेंट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गई। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट हो गई एंड स्टेट लिस्ट हो गई। कंकरेंट में दोनों कानून बना सकते हैं, इसमें सिर्फ यूनियन, इसमें स्टेट। अच्छा, ये कंकरेंट लिस्ट आइडिया कहाँ का था, तो ये आइडिया था हमारा ऑस्ट्रेलिया से, ये आइडिया लिया गया था। ठीक है, इतना आप डिटेल में मत जाओ, हम धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ कवर कर लेंगे। 8वें शेड्यूल में क्या है, 8वां, तो ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले 14 थी हमारी, ये हमारी 22 हो गई। अब इनके बारे में हम कैसे हो गई 22, ये हम क्वेश्चन कहीं ना कहीं कर लेंगे, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब चलो 8 तो हमारी पहले थी, अब 9, 10 और 11, 12। 9, 10 और 11, 12 के, तो 9 के बारे में बताओ। 9 में क्या है, आपकी ट्रिक क्या है, एल। एल से क्या होगा, लैंड प्रोविजंस। ठीक है, तो लैंड प्रोविजंस थे, तो लैंड प्रोविजंस आ गए आपके 9 में। ठीक है, तो लैंड प्रोविजंस आ गए। अब इसको किस अनुसूची संशोधन, किस संशोधन से जोड़ा गया ये बताओ। ये लैंड सीलिंग एक्ट भी इसमें लगाया गया है ना। लैंड सीलिंग पता है ना आपको, कि किसी एक व्यक्ति के पास एक सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको आपको जोड़ा गया पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो पहला संविधान संशोधन था, ये कब किया गया, 1951 में। ठीक है, इससे जोड़ा गया। अब 10वीं अनुसूची के बारे में बताओ। 10वीं अनुसूची में क्या है, डी। डी से क्या हो गया, डिफेक्शन लॉ, लॉ ऑफ डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन। डी से डिस्क्वालिफिकेशन मतलब जो दल बदल विरोधी कानून है। ठीक है, तो डी से हो गया, डी से हो गया डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हो आप इसको ना। तो दल बदल विरोधी कानून मतलब दल बदल विरोधी कानून, इसमें ये कब ऐड हुआ, तो ये ऐड हुआ हमारा, कब हुआ, 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन सा आ गया, अब आपका 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब ऐड हुई, इसमें क्या है, पीएम। पी से पंचायत हो गया, एम से म्यूनिसिपालिटीज़ हो गई। ठीक है, तो पी से हो गया पंचायत, तो पंचायत के बारे में बताया गया, और 12वीं में म्यूनिसिपालिटीज़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरा ट्रिक से याद रखना है, तो भूलना नहीं, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इनको कब ऐड किया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसको 74 से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुए दोनों, तो ये दोनों हुए 1992 में। 1992 में एक क्वेश्चन और बनता है इनसे कि पंचायत में कितने विषय के बारे में बात की, इसमें 29 विषय हैं, और म्यूनिसिपालिटी नगर पालिकाओं में 18 विषय हैं। तो ये विषय का क्वेश्चन भी बना है कई बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो इतनी बातें आपको याद रखना है। आपका जो मैंने अनुसूचियाँ थी ना, सब कुछ मैंने कवर कर दिया, अनुसूचियाँ क्लियर। अब इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब बताओ, तो संविधान किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ 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 पता है ना, अफर्मेशन एंड ओथ, अफर्मेशन एंड ओथ बताओ। तो आपकी ट्रिक क्या थी, टीयर्स, TEARS, ए से हो गया अफर्मेशन एंड ओथ, है ना। तो ये आपको पता है, तो अनुसूची थर्ड ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बस इतना सिंपल था, आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है, टीयर्स ऑफ होल्ड पीएम, बस इतना याद रखना है इसमें। बाकी आपकी 12 की 12 अनुसूचियाँ आपके जवान पे, है ना। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकन संविधान से उधार नहीं ली गई। देखो, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये ली गई है, मौलिक अधिकार ये भी लिए गए, न्यायिक समीक्षा ये भी, एकल नागरिकता ये नहीं ली गई, ये नहीं ली गई। ये कहाँ से ली गई, ये ली गई है आपकी यूके से, ठीक है। एक क्योंकि अमेरिका में डुअल नागरिकता है ना आपकी, आपको ये तो पता है, डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एकल नागरिकता यूके से ली गई है। नागरिकता वाला चैप्टर किसमें, तो पार्ट 2 में, तो पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया, पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया। आर्टिकल नंबर कौन तक, तो आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 5 से 5 to 11 में बात की गई है नागरिकता के बारे में, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा, यूएसए से और क्या क्या लिया गया है, तो यूएसए से और क्या क्या लिया गया, तो यूएसए से एक तो हो गया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, तो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस लिया गया है, इनका रिमूवल भी, ठीक है। तो जो महाभियोग वाला सीन होता है, तो ये भी यूएसए से ही लिया गया है, तो रिमूवल भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल भी, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस का जो रिमूवल है, ये किस बेसिस पे होता है, तो इनका बेसिस होता है ये, मतलब मिसबिहेवियर या अक्षमता के आधार पर इनको निकाला जा सकता है। तो अक्षमता या दुर्व्यवहार, ठीक है, तो अक्षमता या दुर्व्यवहार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अच्छा, बाकी भी लिख लो कुछ। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या उधार लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची, अभी मैंने क्वेश्चन में कराया। तो कंकरेंटली क्या, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो समवर्ती सूची हो गया। और जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, जॉइंट सिटिंग जो होती है, जॉइंट सिटिंग भी ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जर्मनी से क्या क्या लिया गया, तो जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से आपातकाल में जो मूल अधिकार का स्थगन होता है ना, मतलब इमरजेंसी में, आपातकाल में, तो आपातकाल में जो फंडामेंटल राइट्स का स्थगन होता है, फंडामेंटल राइट्स का स्थगन, तो ये हमने जर्मनी से सीखा, ठीक है। और चलो, और बताओ, और कोई कुछ कर सकते हैं, और करते हैं यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर से तो पता है आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी हमने यहाँ से। तो साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट कैसे करेंगे वो लिया, ठीक, अमेंडमेंट, ठीक है, संशोधन, जो संविधान संशोधन होते हैं वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। जापान से क्या लिया है, जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने जापान से लिया है, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया, फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, तो गणतंत्रात्मक, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमने यूके से क्या लिया, यूके से तो एक तो हमने एकल नागरिकता और संसदीय शासन, ठीक है। तो संसदीय शासन भी हमने यूके से ही लिया है, संसदीय शासन हो गया। और परमाधिकार लेख, जो परमाधिकार लेख होता है, तो परमाधिकार लेख भी हमने यूके से लिया, ठीक है। और कहाँ से, आयरलैंड, ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो ये सब आपको ध्यान रखना, ठीक है, इतना याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एकल नागरिकता, ठीक है। चलो, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर सोर टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया, ये बताओ भाई। तो मामल्लपुरम का सोल टेम्पल आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी, टेम्पल से क्वेश्चन बनता ही यार, एसएससी वाले टेम्पल के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो मामल्लपुरम का ये जो सोल टेम्पल है, तटीय मंदिर, तो ये किसने बनवाया, किस वंश ने बनवाया, पहले तो ये बताओ। ठीक, बनाने वाला किस वंश, कौन सा वंश था, पल्लव। अच्छा, पल्लव के सबसे पहले राजा कौन थे, बहुत ही फेमस राजा थे, क्या नाम था उनका, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है ना। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। तो
पुलकेशिन द्वितीय, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया और देन कौन सी उपाधि धारण की, वतापिकोंडा। कौन सा टाइटल लिया इन्होंने, वतापिकोंडा का। वतापिकोंडा इनको कहा गया पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद, ठीक है। तो इतना आपको पता है। बट ये जो सौर टेम्पल है मामल्लपुरम, इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाने वाले थे नरसिंह वर्मन सेकेंड, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था ये मामल्लपुरम का सौर टेम्पल, तो ये आपको पता है। इन्होंने एक टेम्पल और बनवाया था, उसका भी नाम लिखो, तो कैलाशनाथम, ठीक है। तो कैलाशनाथम, अब कैलाश टेम्पल अलग है, तो रुक जाओ, तो कैलाशनाथम, ठीक है। तो कैलाशनाथम ये टेम्पल कहाँ है, तो कैलाशनाथम और कैलाश, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो कैलाशनाथम वाला टेम्पल है ना, ये है आपका तमिलनाडु में। बट आपका कैलाश टेम्पल कहाँ है, तो कैलाश टेम्पल जो है आप जिसका बारे में सोच रहे होगे, तो वो है एलोरा में। और ये कैसा टेम्पल है, ये मोनोलिथिक है, मतलब एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। मोनोलिथिक, मोनो मतलब एक, लिथिक मतलब चट्टान, ठीक है। एक चट्टान को काट के बनाएगा। इसको बनाने वाला कौन था, तो कृष्णदेव फर्स्ट, ठीक है। तो कृष्णदेव फर्स्ट ने बनाया था। और ये किस वंश थे, ये राष्ट्रकूट वंश थे, ठीक। इतना तो आपको पता होगा, ये बहुत बार हमने करवाया है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश थे। तो कैलाश मंदिर और कैलाशनाथम टेम्पल, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये डायनेस्टी देखो थोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। तो ये आपका साउथ इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हो गए कौन, ये हो गए पल्लव। अच्छा, इनके फ्यूडेटरीज कौन थे, तो पल्लव किसके फ्यूडेटरीज, यहाँ पर मैं आपको मार्क करता हूँ। यहाँ पर कौन शासन कर रहा था तब, यहाँ पर थे आपके सातवाहन डायनेस्टी, है ना। तो ये लिखो, सातवाहन डायनेस्टी थे। सातवाहन के फ्यूडेटरी कौन थे, पल्लव, सातवाहन डायनेस्टी। अच्छा, इस डायनेस्टी का सबसे प्रमुख रूलर कौन था, तो फाउंडर, तो इसको फाउंडर लिखो पहले। फाउंडर कौन थे, सातवाहन के फाउंडर थे सिमुक। तो सिमुक फाउंडर था। और कितनी बार ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, है ना। फाउंडर का नाम आया सिमुक, ठीक है। सिमुक फाउंडर हो गया। और एक फेमस इसके राजा कौन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ये फेमस थे, है ना। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनका नाम, इन्होंने लेड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ही लेड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। इतना आपको पता है, ये सब आप जानते हो। कैलाशनाथम टेम्पल हो गया, मामल्लपुरम का सूर्य मंदिर पल्लवों द्वारा बनवाया गया, ठीक है। एक और फेमस मंदिर है, वो भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। देखो, ये आपका सूर्य टेम्पल है कैलाश, ठीक है। तो ये मामल्लपुरम का सूर्य टेम्पल नरसिंह वर्मन सेकंड द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चलो, एक और फेमस टेम्पल, मैं उसको यहीं पर लिख देता हूँ। एग्जाम में पूछा गया था त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, अब बताओ इसको किसने बनवाया था। बहुत बोल रहे थे ना तुम लोग, सर आता है हमें ये सब। त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल किसने बनवाया भाई, तो बताओ भाई, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बारे में किसी को पता है। तो ये है कहाँ, ये पहली बात है तो ये नासिक में, ठीक है। तो नासिक में स्थित है। किसने बनवाया था, तो बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव द्वारा इस बनवाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, चोलाज के भी टेम्पल करोगे क्या, चलो कर ही लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, कर ही लेते हैं, क्यों छोड़े यहाँ पे। अब इतना कुछ कर रहे हैं तो चोलाज के भी बारे में थोड़ा देख ही लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेम्पल है इनके भी, मतलब टेम्पल बनाने में इन्होंने भी महारत हासिल। घर साउथ इंडिया में तो यही चल रहा है, टेम्पल टेम्पल टेम्पल। तो इन्होंने देखो 2 फेमस टेम्पल हैं चोलाज के, एक बृहदेश्वर, तो बृहदेश्वर टेम्पल हो गया। ये बृहदेश्वर भी क्वेश्चन आ चुका है, सीजीएल पूछ चुका है, बृहदेश्वर भी एसएससी पूछ चुका है। और दूसरा अहिरावतेश्वरा, ठीक है। तो आप लिखो इसको, मैं इसको इंग्लिश लिख देता हूँ, ऐरावतेश्वरा, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, ठीक है। तो ऐरावतेश्वरा, ये एग्जाम में भी ये सीजीएल पूछ चुका है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो अब बृहदेश्वर मंदिर 2 जगह, एक तंजावुर में, ठीक है, तंजावुर या तंजौर कह सकते हो आप, जो भी कहना हो कह लो। तो एक तंजावुर, तो तंजावुर में है एक, ठीक है। सही से रुको, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को भी। चलो, तो तंजावुर, तो ये एक तो तंजौर में हो गया, दूसरा कहाँ है, तो एक तो तंजौर में हो गया, दूसरा तो तंजौर में ये किसके द्वारा बनवाया गया, ये बनवाया गया राजा फर्स्ट, ठीक है। तो राजा राजा फर्स्ट द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया। तो राजेश्वर मंदिर के नाम से इसीलिए जाना गया ये, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और दूसरा मंदिर कहाँ बनाया, दूसरा बनाया गंगईकोंडा चोलपुरम, ठीक है। तो गंगईकोंड चोलपुरम में,
ठीक है। तो ये आपको दोनों मंदिर ये आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ठीक है गंडई कुंडा चोलपुरम, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था राजेंद्र फर्स्ट ने, ठीक है। तो इसको बनवाने वाले कौन थे? राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। तो गंगई कोंडा चोलपुरम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बृहदेश्वर मंदिर 2 हो गए, और ऐरावतेश्वर मंदिर ये किसने बनाया था? तो राजराजा सेकंड ने। तो राजराजा सेकंड द्वारा बनवाया गया था ऐरावतेश्वर। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको करेक्ट आंसर है। पल्लवों ने बनवाया था मामल्लपुरम का ये जो सोर टेम्पल है, ठीक है। बाकी जो टेम्पल रह रहे हैं हम आगे चल के फिर करेंगे, एक साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा याद रखने के लिए। चलो आ जाओ। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतानकर्ता मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है? अब मराठों में कौन सा कर? चौथ एंड सरदेश मुखी, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। तो मराठों का रेवेन्यू सिस्टम समझ लो थोड़ा तुम लोग। तो पहले तो मराठा समझ लो, ठीक है। तो मराठा हो गया, इनका रेवेन्यू सिस्टम क्या था? तो रेवेन्यू क्या लेते थे, कैसे, मतलब ये भी कम दुष्ट नहीं थे भाई, रेवेन्यू में तो ये भी आगे थे, ठीक है। तो मराठा सिस्टम, ठीक है। तो मराठा सिस्टम इन्होंने 2 प्रकार के टैक्सेस लिए, एक तो चौथ हो गया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दूसरा क्या हो गया सरदेशमुखी, दूसरा क्या कहते हैं इसको सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी जो आजकल आप लोग सिक्योरिटी मनी देते हो ना, मतलब कि यार प्रयागराज है एक शहर, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से दबंग उन पैसे लेते हैं कि भैया तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। किससे सुरक्षा कर रहे हैं? हम ही से। तो मराठों ने भी यही किया था। तो मराठा कहते थे भैया 1/4 या और 25% हमें दो, तो हम किससे बचाएंगे? मराठा आक्रमण से तुम्हें बचाएंगे, मराठा तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, मतलब हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। तो मराठा आक्रमण से बचाने के लिए मराठों को या तो खुश करने के लिए, जो नॉन मराठा होते थे मुस्लिम और हिंदू शासक क्या करते थे? मराठों को खुश करने के लिए देते थे, ठीक है। तो मराठों को खुश करने के लिए ये दिया करते थे। 1/4 चौथ था, इसका नाम चौथ इसीलिए था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सरदेशमुखी क्या था? तो ये राजस्व का 10% होता था, राजस्व का 10%, ये पूछा गया है कितना परसेंट होता था राजस्व का 10%। तो 10% की अतिरिक्त लेवी लगती थी इन पे, तो 10% की अतिरिक्त, ठीक है। तो अतिरिक्त लेवी, ठीक है। अब ये क्यों होता था, ये क्यों चलता था? ये भूमि पर जो वंशानुगत अधिकार का दावा हो करते थे लोग, वो दावे के रूप में, मतलब जो भूमि वंशानुगत जो आपको भूमि मिलती थी, ठीक है। तो वंशानुगत जो भूमि प्राप्त है आपको, उस भूमि को दावा करने के लिए आपको ये देना पड़ता था, ठीक है। ये देना पड़ता था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके टैक्स के रूप में, दावा करने के अधिकार के रूप में आपको देना पड़ता था, तो ये आपको देख रखना। तो ऑप्शन नंबर ए चौथ एंड सरदेशमुखी मराठा प्रणाली से, मराठा की कर प्रणाली है, ठीक है। अब इन 6 को जो जात सवार लिखा है, इकता जागीर पोलाज परौती, ये सब भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जात एंड सवार क्या है? देखो जात ये दोनों क्या है? ये दोनों, पहली बात ये दोनों मिलिट्री ऑफिशियल्स है, मतलब सैनिक है, मतलब सैनिकों के अधिकारी, मिलिट्री ऑफिशियल्स, ठीक है। तो मिलिट्री ऑफिशियल्स है। कौन से काल से संबंधित है? दोनों ही कहाँ से? मुगल काल के, ठीक है। तो मुगल काल से संबंध है इनका। तो जात क्या होता था? देखो जात होता था ये मनसबदार, कौन सा मनसबदार को कितना वेतन या पद मिलेगा, ये जात पे डिपेंड करता था। तो मनसबदार का वेतन और पद, ठीक है। तो वेतन एंड पद ये जात से डिपेंड करता था, तो ये ध्यान रखना है। और सवार क्या होता था? सवार से मतलब होता था घुड़सवार सैनिकों की संख्या कितनी है उसमें, ठीक है। तो इसमें लिखो घुड़सवार, कितने घुड़सवार हैं? घुड़सवार सैनिकों की संख्या, ठीक है। तो घुड़सवार सैनिकों की संख्या, ये सवार होता था, ठीक है। ये दोनों मुगल काल से संबंधित है, सैनिक मिलिट्री ऑफिशियल से, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इकता बताओ, इकता एंड जागीर। इकता से याद है इकता प्रथा कितने स्टार्ट की थी? तो ये दिल्ली सल्तनत से पहले रिलेटेड है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से इकता क्या होता था? इकता प्रथा किसने स्टार्ट की थी? इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी एक तो, है ना। इल्तुतमिश का नाम याद रखो, इल्तुतमिश इकता प्रथा के लिए जाना जाता था, इकतादार के लिए, ठीक है। तो सैन्य सेवा के बदले भूमि का अनुदान होता था। इकतादार जो बनाए जाते थे, तो सैन्य सेवा या कर के रूप में इनको भूमि मिलती थी, भूमि का अनुदान, इसको कहते थे इकता, ठीक है। तो भूमि का अनुदान मिलता, इनको भूमि ही दे दी जाती थी, ठीक है। तो ये होता था इकता प्रथा। और दूसरा जागीर। तो जागीर क्या होता था? जागीर मतलब जो जागीरदार बनाए जाते थे। देखो जागीरदारों को
मतलब वेतन के रूप में, जो ये राजस्व इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो जागीरदार जो क्या करते थे, राजस्व इकट्ठा करने का काम करते थे। तो इनको वेतन के रूप में क्या मिलता था, इनको वेतन के रूप में जागीरें प्रदान की जाती थी, ठीक है। तो वेतन के रूप में जागीरें प्रदान की जाती थी, तो यही जागीर कहलाती, जागीर प्रथा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। अब बताओ पोलाज एंड परौती ये क्या है, ये टाइप ऑफ लैंड है बेटा, टाइप ऑफ लैंड, मैंने कल वाली क्लास में कराया था। अकबर अच्छा अकबर याद है, अकबर का क्या था, अकबर से रिलेटेड एक टोडरमल था, है ना। टोडरमल अकबर का क्या था, कौन से पद पे था, ये बताओ। ये तो आपके लिए क्वेश्चन है भाई, ये कमेंट करके बताना टोडरमल क्या था, ठीक है। टोडरमल ने भूमि को 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में कहा था कि एक होगा पोलाज, मतलब जिस पे बढ़िया से खेती हो सकती है, एक होगा परौती, ठीक है। तो इन आधार पर ये टैक्स लेते थे। परौती हो गया, एक चाचर हो गया और चौथा बंजर हो गया, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की भूमियों में टोडरमल ने इनको बांटा था। टोडरमल ने एक दहशाला पद्धति स्टार्ट की थी, है ना। तो दहशाला पद्धति मतलब 10 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स कर देता था पोलाज। और परौती में क्या होता था, परौती में 2 साल छोड़ के खेती की जाती थी, और चाचर में 4 साल, 3 से 4 साल छोड़ के खेती की, और बंजर तो मतलब इसमें कुछ होता ही नहीं था। तो ये सिस्टम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा ये सब के बारे में भी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसके डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पिंगली वेंकैया, आपको नाम याद होगी, ये पता होगा, पिंगली वेंकैया सुना होगा आपने, कभी याद नहीं होगा तब भी सुना तो होगा ही, ठीक है। तो पिंगली वेंकैया का नाम याद है। ये एक पहली बात तो फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने बहुत सारे झंडे बनाए, ठीक है, बहुत सारी डिज़ाइन तैयार की। बट गांधी जी ने 1921 में इन्हें ऑफिशियली कहा कि भैया तुम अब शुरू से बनाना स्टार्ट करो, अभी वो जो पुराना बनाते थे वो सब छोड़ दो। गांधी जी ने कहा तुम शुरू से नई डिज़ाइन लेके चलो, हम फिर उसको देखेंगे। तो इन्हीं को बनाया गया। राष्ट्रीय जो तिरंगा है ना, इन्हीं के डिज़ाइन पर है हमारा। राष्ट्रीय तिरंगे का रचनाकार या चित्रकार कह लो, तो तिरंगे के चित्रकार हैं ये हमारे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो फिर जब गांधी जी ने इतना कहा 1921 में, तब इन्होंने 1931 में एक डिज़ाइन दी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनाया, आईएनसी ने अपनाया, ठीक है। और इन्हीं के सम्मान में 2009 में, तो 2009 में इनके सम्मान के लिए डाक टिकट जारी किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। डाक टिकट जारी किया गया। और देखो, और 2014 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सिफारिश की थी कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए। भारत रत्न की सिफारिश की थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2014 में, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इन्होंने जो झंडा दिया, मतलब जो तिरंगा दिया, उसको संविधान ने कब अपनाया, तो संविधान ने कब अपनाया, और उसका साइज़ क्या था, साइज़ लिखो, साइज़ भी पूछा जाएगा, वैसे आप साइज़ पता होगा। तो 3/2 का रेशियो था साइज़ में। और संविधान ने कब अपनाया, संविधान ने अडॉप्ट किया 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पिंगली वेंकैया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ओके। चलो अब देखो और कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके संविधान से रिलेटेड है। राज चिन्ह, इसको कब अपनाया गया, तो राज चिन्ह के बारे में बताना है। और क्या हो गया, राष्ट्रीय गान के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान, इसका क्या सीन है, राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया, कब अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत बताओ, तो राष्ट्रीय गीत बताओ, ये कहाँ से कब लिया गया। और क्या, पहले इनका 3 का करते हैं, ठीक है। आ जाओ चलो। तो आपका राज चिन्ह क्या होता है, ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया थे ना, ये तो आपको पता है। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ था वहाँ से इसको हमने लिया, ठीक है। सारनाथ स्तंभ से इसको लिया। अब इसको कब, इसमें जो एक सत्यमेव जयते लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद है, तो मुंडकोपनिषद, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया, अडॉप्ट किया गया, सत्यमेव जयते, ये आपको पता होना चाहिए। अब राज्य चिन्ह को हमने, संविधान ने कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को ये राज्य चिन्ह के रूप में अपना लिया गया, ठीक है। अब राष्ट्रीय गान, इसको पहली बार गाया कहाँ गया, ये बताओ। तो इसके अच्छा राष्ट्रीय गान कहाँ से ली गई, कौन सी रचना है, तो राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली में गाया था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने
बंगाली में गाया गया, बट इसको बाद में हिंदी ट्रांसलेशन इसका अपनाया गया, ठीक है। तो बंगाली में गाया था इन्होंने, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। बंगाली में गाया था। और पहली बार कब गाया था, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम ये कहाँ गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911। तो 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन था INS का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसमें गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया, किसका था, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अब इसको अपनाया कब हमने, तो 24 जनवरी 1950 को इसको हमने अपना लिया, ठीक है। तो ये डेट याद रखनी है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इतना तो पता होगा, तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, है ना, जो यूनेस्को की साइट बन चुकी, शांति निकेतन हो गया। और इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया साहित्य के लिए। और कौन सा साहित्य था वो, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, लिटरेचर के लिए। और उनका साहित्य का क्या नाम था, गीतांजलि, ठीक है। तो गीतांजलि, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं राष्ट्रीय गीत में। तो राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया, तो ये आनंद मठ से लिया गया, ठीक है। तो आनंद मठ ये किसकी रचना है, आनंद मठ आपके, तो आनंद मठ, ठीक है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की ये रचना है। इससे हमने अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया है। इसको फर्स्ट टाइम कब गाया, फर्स्ट टाइम इसको गाया गया, पहली बार कब गाया गया राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 में गाया गया। तो ये INC का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन में, ठीक है। तो INC के अधिवेशन में गाया गया 1896 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, इसको कब अपनाया हमने, तो इसको भी हमने 24 जनवरी 1950 को अपना लिया, ठीक है। तो ये कुछ डेट याद रखनी है, ये डेट पूछी जाती है एग्जाम में। चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर के पास बनवाया गया था। हीराकुंड बांध बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध से क्वेश्चन आता ही आता है। हीराकुंड बांध SSC के बहुत से कार्य क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हीराकुंड बांध ये बताओ। तो पहले बात तो आपको ध्यान रखना, ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है भाई ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। तो मेड ऑफ मड या सॉइल लिख लो, मेड ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मिट्टी का बना हुआ ये लार्जेस्ट बांध है पूरे विश्व में। तो ये कहाँ है, किस नदी पर है, तो पहली बात तो ये महानदी में स्थित है, महानदी पर बनाया गया, जो कि कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ, किस शहर के पास है, संबलपुर से। तो उड़ीसा में एक संबलपुर शहर है, इससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो आपको ध्यान रखना, यही आपका SSC ने क्वेश्चन पूछा था, ये आपको, ठीक है। CGL ने क्वेश्चन पूछा था ये संबलपुर वाला, ठीक है। तो ये आपको पता है, इसको बनाया कब गया था, तो 1957 में इसको बनाया गया हीराकुंड बांध, ठीक है। तो ये आपको पता है। अच्छा, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया कौन सा है, ओल्डेस्ट डैम कौन सा है इंडिया में, बताओ भाई। तो ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया में कौन सा है, तो कलानाई डैम। ये है कहाँ, तो कलानाई डैम, ठीक है। तो कलानाई डैम ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी नदी में, कावेरी नदी में, ठीक है। तो कावेरी रिवर में स्थित है। और ये भारत का सबसे पुराना बांध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। चलो, कुछ और बांध कर लो। ये नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ है, तो ये देखो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर, ठीक है। तो कृष्णा रिवर में ये स्थित है, ठीक है। तो इसको निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था तो 1967 में, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर डैम ये कहाँ है, तो सरदार सरोवर डैम ये गुजरात में। तो गुजरात की कौन सी, नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी में ये सरदार सरोवर बांध स्थित है, ठीक है। भाखरा डैम, भाखरा ये हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी है, सतलज नदी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी में। इडुक्की डैम ये तो बहुत फेमस है, केरल में है कौन सा, पेरियार रिवर, ठीक है। तो पेरियार रिवर में है। तेहरी डैम कहाँ है, ये आपका यूके में है, उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी, यूके इंग्लैंड मत समझ लेना तुम लोग, यूके मतलब उत्तराखंड, भागीरथी रिवर, ठीक है। टेहरी डैम। हीराकुंड तो अभी हमने किया ना, उड़ीसा में है, महानदी है ना, तो उड़ीसा महानदी ये तो हमने कर लिया अभी, ठीक है। चलो, कोयना डैम कहाँ, कोयना डैम ये महाराष्ट्र की कोयना रिवर में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कोयना रिवर है, उसी में स्थित है, ठीक है ना, कोयना रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। मेट्ट्यूर डैम कहाँ है, मेट्ट्यूर डैम है आपका तमिलनाडु की कावेरी नदी में, ठीक है। तमिलनाडु में कावेरी रिवर में ये मेट्ट्यूर डैम है। रिहंद डैम ये तो उत्तर प्रदेश की रिहंद नदी में,
ठीक है। तो रिहंद नदी में ये स्थित है रिहंद डैम। इंदिरा सागर डैम कहाँ है? इंदिरा सागर डैम ये भी आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कौन सी, अच्छा सॉरी, इंदिरा सागर डैम ये तो कहाँ है? ये आपका है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी में, ठीक है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर डैम। तो ये कुछ डैम और आपको ध्यान रखने, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है संबलपुर, तो ये आपको ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान करें जहां परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। तो ये बताओ भाई, परमाणु ऊर्जा स्टेशन, इसके बारे में हम पूरा करेंगे। तो एटॉमिक पावर प्लांट, ये इसके बारे में बताओ भाई, एटॉमिक पावर प्लांट कितने हैं अभी हमारे पास? तो मतलब वैसे टोटल तो हमारे पास काफ़ी हैं, बट एक्टिव कितने हैं, ठीक है। तो देखो पहले हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 22 हैं, टोटल नंबर हमारे 22 हैं, बट ऑपरेशनल कितने हैं? तो ऑपरेशनल बताओ, ऑपरेशनल का नंबर कितना? ऑपरेशनल केवल 7 हैं, ठीक है। तो 7 हमारे ऑपरेशनल हैं अभी, 22 के बारे में नहीं, बट 7 के बारे में हम जरूर करेंगे। अच्छा, एटॉमिक पावर ये ऑपरेट कौन करता है? तो ऑपरेटेड बाई, तो ऑपरेटेड बाई कौन करता है? ऑपरेटेड बाई NPCL, NPCIL, ठीक है। तो NPCIL ये करता है, इसका फुल फॉर्म लिख लो तुम लोग, पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, यही इनको ऑपरेट करता है, जितने पावर प्लांट है NPCIL ऑपरेट करता है। और एडमिनिस्टर कौन करता है? तो ये भी लिख लो, अब इतना लिख रहे हो तो एडमिनिस्टर्ड बाई, तो एडमिनिस्टर्ड बाई ये कौन करता है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसको एडमिनिस्टर करती है। तो ये आपको हो गया बेसिक डिटेल, आपको इतना पता है, ये आप जान गए हो, ठीक है। अब मैं कराता हूँ आपको कितने हैं टोटल। तो अभी देखो चलो, तो हीराकुंड, नाहरकटिया, काकरापार, ततीपक्का कहाँ ऊर्जा स्टेशन स्थित है? तो ये आपका कहाँ? काकरापार में, ठीक है। तो ये आप मार्क कर लो, मैं भी दिखाता हूँ आपको सारे, ये आपको देखना है, ठीक है। देखो आपको नरौरा हो गया पहला, तो यही हो गया पहला, लिखो आप पहला। चलो स्टार्टिंग से करते हैं सबसे, कलपक्कम। देखो कलपक्कम है कहाँ? कलपक्कम तमिलनाडु। ये जो मद्रास एटॉमिक स्टेशन के नाम से, इसको हम कलपक्कम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कलपक्कम के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है? ये है कहाँ? ये है आपका तमिलनाडु। इसकी क्षमता कितनी है? 440 मेगावाट। तो 440 मेगावाट क्षमता का है, ये कलपक्कम में है। तो ये आप पहला नंबर हो गया आपका, ठीक है। दूसरा काउंट कर सकते, दूसरा आप करो नरौरा, दूसरा करो नरौरा। ये आपका कहाँ है? यूपी में है नरौरा, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी? इसकी क्षमता भी 440 मेगावाट है, ठीक है। तो ये आपको 2 हो गए। तीसरा करो, तीसरा तारापुर, ठीक है। तीसरा थर्ड नंबर पे आप कर दो तारापुर, ये आपका महाराष्ट्र में, तारापुर आपका जो महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी क्षमता कितनी? क्षमता है इसकी 1400 मेगावाट, ठीक है। तो 1400 मेगावाट की क्षमता है तारापुर, ठीक है। और ये देखो ये तारापुर जो है ना आपका, ये सबसे पहला है, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो ये अगर पूछे कोई क्वेश्चन पहला और ओल्डेस्ट, तो यही तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे करते हैं कैगा कर्नाटक। कैगा कहाँ है हमारा? कर्नाटक। ये आपका 4th नंबर पे आ गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बताओ भाई। तो कैगा कर्नाटक की स्थापना तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, चलो लिख लो यार तुम लोग भी, क्या कहोगे। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 880 मेगावाट, ठीक है। 880 मेगावाट कैगा कर्नाटक की क्षमता है। काकरापार कहाँ है? काकरापार अभी तो हमने ऑप्शन में क्लिक किया ना, तो काकरापार आपका ये गुजरात में है, ठीक है। तो काकरापार गुजरात में है। ये इसकी क्षमता कितनी है? 440 मेगावाट की क्षमता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब ये करो कुडनकुलम, ये तमिलनाडु, ये कुडनकुलम, इसके बारे में ये बहुत ही फेमस है, ये भी आपका तमिलनाडु में है, बट इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी है। सबसे लार्जेस्ट है, यहाँ की पावर क्या है? लार्जेस्ट पावर है, कितनी पावर है भाई? तो 2000 मेगावाट, 2000 मेगावाट की पावर है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसका करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन बनता है, यहीं पर लिख लो। इसमें अभी रूस, इसकी 6 यूनिट है, 6th यूनिट का भी निर्माण हो रहा है। तो इसका 6th यूनिट का निर्माण रूस हेल्प कर रहा है इसमें, ठीक है। रूस इसमें हेल्प कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 बातें और, ठीक है, कुडनकुलम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट का रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान वाला। ये जो रावत भाटा, इसको क्या कहते हैं? तो रावत भाटा के नाम से जाना जाता है। तो रावत भाटा ये कहाँ है? आपका राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में स्थित है।
राजस्थान में भी कहाँ, चित्तौड़गढ़, ठीक है, इतना पूछा नहीं जाता, बस लिख लो चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी, 1180 मेगावाट, ठीक है, तो 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो देखो ओल्डेस्ट कौन सा हो गया, ओल्डेस्ट फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट हो गया तारापुर, और लार्जेस्ट कौन सा हो गया, कुडनकुलम, जिसकी 2000 मेगावाट क्षमता है, ठीक है। तो ये आपको इतने सातों के सातों याद रखने हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा बट इसी से आएगा, सातों के सातों से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा मार्क कर लिया था ना अपने आंसर उसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी काकरापार राइट आंसर, ठीक है। काकरापार कहाँ वाला, काकरापार कहाँ है, फिर से बता दो भला, काकरापार बता दो यार तुम लोग, ठीक है। चलो तो ये गुजरात में है काकरापार, आपको यह ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की घोषणा की है। मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की घोषणा हुई है। तो देखो केशवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और यही आंसर है आपका। सारे केस इंपॉर्टेंट हैं जितने, मैं सबके बारे में कराऊंगा, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो केशवानंद भारती केस देखो, इसने क्या कहा था, इसने कहा था 1973 में आई, ये तो पता ही आपको, पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो भी आपका मतलब संसद है, तो ये लिख लो पहले, इसका फैसला क्या था, पार्लियामेंट कांट अमेंड, तो कांट अमेंड और अल्टर मतलब ना ही सुधार कर सकती है ना ही बदल सकती है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसी में सबसे पहले बताया गया बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ना आप उसे बदल सकते हो ना ही उसमें सुधार कर सकते हो। तो ये फैसला दिया केशवानंद भारती केस ने, पार्लियामेंट कांट अमेंड और अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मूल संरचना का सिद्धांत की घोषणा हुई इसी में हुई, ठीक है। अच्छा इन्होंने एक और मतलब एक और डिसीजन दिया प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में इन्होंने दिया, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब प्रियम्बल जो है वो आपके संविधान का भाग है, तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा किसने मना किया था, एक और केस आपको याद है, किसने मना किया था कि ये प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, कौन कह रहा था, कौन था वो, तो रे बेरुबारी, ठीक है। तो रे बेरुबारी केस था, तो रे बेरुबारी केस याद है आपको, कब था ये, 1960 में आया था। तो इसने कहा था प्रियम्बल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसने मना किया था बट बाद में इस केशवानंद भारती केस में सब साफ हो गया, प्रियम्बल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मतलब इसने कहा था जो प्रस्तावना है आपकी संविधान की वो भाग नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कुछ डिसीजन, मैंने यहाँ पे 2 डिसीजन करा दिए, एक तो रे बेरुबारी केस हो गया, एक केशवानंद भारती केस हो गया, दोनों के मैंने की लाइंस बता दी हैं, यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जब भी बनेगा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब बाकी केस करते हैं गोलकनाथ केस के बारे में। गोलकनाथ केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1967 में आया, ठीक है ये केस। तो इसमें बताया गया, इसमें क्या लिखा, पार्लियामेंट, ठीक है। देखो डिसीजन आपके लिए याद रखना जरूरी है, उसी से तो आपके आंसर बनेंगे। तो पार्लियामेंट कांट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये लिख लो, कांट टेक अवे मतलब उनको ले नहीं सकता आपसे, मतलब आपका अधिकार है, आपसे छीन नहीं सकता, ना ही रद्द कर सकता है, ठीक है, ना अब्रिज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एनी ऑफ द मतलब कोई भी जो फंडामेंटल राइट है ना, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट कांट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये गोलकनाथ साहब ने किया था, कहा था 1967, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मिनर्वा मिल्स केस क्या था, ये कब आया था, तो ये आया था आपका 1980 में। तो मिनर्वा मिल्स 1980 में ये केस आया था, इसने क्या किया था, तो पार्लियामेंट कैन अमेंड द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट जो भी है, तो पार्लियामेंट सुधार तो कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट कैन अमेंड, एक तो ये हो गया, मतलब सुधार कर सकते हो, चलो ठीक है बढ़िया कर दिया तुमने, अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी पार्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उस पर आप सुधार कर सकते हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन्होंने कहा लेकिन इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, बट इट कांट चेंज, इट कैन नॉट मतलब ये चेंज नहीं कर सकता, कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मूल संरचना जो संविधान की उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो आप, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका फैसला था मिनर्वा मिल्स का केस का।
एक स्वर्ण सिंह केस हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लो, यहाँ पर ऑप्शन में था तो मैं लिखा देता हूँ। 1989 में आया हुआ था ये, ठीक है। तो 1989 में एक केस आया, इसमें क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखो जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब है ना, उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने एक मतलब क्षमादान दिया था, तो उसको असंवैधानिक बता दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नर का, मतलब यूपी का जो राज्यपाल है, यूपी गवर्नर के यूपी का जो राज्यपाल है, उनकी क्षमा शक्ति को इन्होंने एक किसी को क्षमा दिया था, क्षमादान को असंवैधानिक बता दिया था। तो ये आपको इतना है इस केस में, तो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बट ठीक है, इसको अब यहाँ पर था तो मैंने करा दिया। एक केस लिख लो, मैं एक केस अपने अलग से कराता हूँ, IR कोयलो केस, ठीक है, कोल्हियो केस, ठीक है। तो ये केस आपने सुना होगा, पक्का सुना होगा, 2007 में आया था, ये बहुत ही फेमस है। तो इसमें क्या हुआ था, जो अगर 9th अनुसूची है, जो 9th शेड्यूल आपकी कब ऐड हुई थी, ये तो अब मैंने बताया है, अभी आज ही किया है 9th अनुसूची वाला केस हमने, ठीक है। तो 9th अनुसूची में लैंड रिफॉर्म्स है, इसमें अगर कोई भी शामिल कोई भी कानून है, ठीक है, तो कोई भी कानून इसमें अगर शामिल है 9th अनुसूची में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, कोई भी कानून है संविधान की मूल संरचना के खिलाफ होने पर भी इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो ये आप ध्यान रखो, मतलब संविधान की मूल संरचना के भले ही खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी केस आपको, इतने केस आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इन्हीं से आता है ज़्यादातर, तो ये मैंने सारे करा दिए एक जगह पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, केरल का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है, मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बताओ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने सोचा था ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो केरल के बारे में करना है। तो केरल का एक फेमस आर्ट फॉर्म है, उस आर्ट फॉर्म का क्या नाम है, उस आर्ट फॉर्म का नाम है कुटियाट्टम, या कुडियाप्पम ऐसे बोल सकते हो, कुछ भी कहे उसको, कुटियट्टम, तो कुडियट्टम, ठीक है। तो कुटियट्टम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में करते हैं, यही तो क्वेश्चन है हमारा, यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो कुटियाट्टम इज द राइट आंसर। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको देखो, ये एक प्रकार का संस्कृत थिएटर में इसका यूज होता है, संस्कृत थिएटर, ठीक है, संस्कृत थिएटर। और ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कुटियाट्टम का मतलब होता है, मीनिंग क्या होती है इसकी मीनिंग, तो इसकी मीनिंग लिखो, मीनिंग होता है कंबाइंड एक्टिंग, ठीक है, मतलब साथ में एक्टिंग करना, कंबाइंड, तो कंबाइंड एक्टिंग इसकी मीनिंग हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कंबाइंड एक्टिंग इसकी मीनिंग हो गई, ठीक है, ये आपको पता ही है। चलो अब इसको क्या बताया गया, मतलब ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है, ये कहाँ परफॉर्म होता है, तो ट्रेडिशनली ये कहाँ परफॉर्म होता है, ये परफॉर्म होता है मंदिरों में, ठीक है। तो ट्रेडिशनली ये मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, टेम्पल थिएटर में, तो टेम्पल थिएटर में इसको यूज किया जाता है, टेम्पल थिएटर में परफॉर्म किया जाता है, ये यूज किया जाता है, जो भी कह लो आप, ठीक है। तो परफॉर्म किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको किस नाम से जानते हैं, इसको नोन एज, एक और नाम लिख लो इसका, नोन एज कूथाम बालम्स, ये ऐसे ही है यार, अब इसको आप कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हो वो आप पे है, तो पूरा नाम लिख लो, कूथाम बालम्स, ठीक है। तो कूथाम बालम्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो इसको 2008 में एक इसको कहाँ ऐड कर दिया गया, यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, ठीक है। तो यूनेस्को ने इसको 2008 में अपने अंदर ले लिया, ठीक है, यूनेस्को में 2008 में ऐड कर दिया गया। इतनी बातें आप समझ गए, मैं भी यूनेस्को के बारे में भी करा दूंगा। अब आते हैं केरल में, तो केरल के कुछ आर्ट फॉर्म्स बताओ, केरल के कुछ आर्ट फॉर्म्स बता दो, यहीं पर लिख लेते हैं सारा। तो केरल के आर्ट फॉर्म्स कौन कौन से हैं, एक कथकली हो गया, ठीक है, तो केरल के आर्ट फॉर्म कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम, ये सब केरल के आर्ट फॉर्म्स हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। कुडियाट्टम जो हमने कर लिया, तय्यम, ठीक है, तय्यम हो गया, कलारी पट्टू हो गया, तो कलारी पट्टू कहाँ की, कलारी पट्टू ये भी आपकी केरल का है। और चाक्यार कुथु, ये जो लिखा है चाक्यार कुथु, ये सब केरल के आर्ट ऑफ फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तय्यम भी हो गया, ये सब केरल के ही हैं, तय्यम, थिरुवथिरकाली, ठीक है। तो ये सब आपके केरल के ही हैं, आर्ट ऑफ फॉर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, केरल के कुछ फेस्टिवल भी यहीं पे लिख दोगे क्या तुम लोग, तो क्यों कहीं जाना, एक ओनम होता है केरल में, ओनम,
ओणम कब सेलिब्रेट किया था? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, फसल त्यौहार है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। तो ओणम हो गया। और एक यहीं पर त्रिशूरपुरम होता है, त्रिशूरपुरम है ना, त्रिशूरपुरम, ये आपको याद है त्रिशूरपुरम? ये क्या होता है त्रिशूरपुरम? ये मंदिरों के लिए है, टेम्पल फेस्टिवल होता है, ठीक है, एक प्रकार का टेम्पल फेस्टिवल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। त्रिशूरपुरम हो गया। और एक कौन सा है? एक विशु हो गया। विशु एक केरल का न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है, तो न्यू ईयर फेस्टिवल विशु हो गया। तो ये सब भी आपको केरल के बारे में ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब चलो यूनेस्को के बारे में बताओ। यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट्स हैं उनके बारे में करते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को का इंटेंजिबल भारत से कितनी साइट्स हैं बताओ? तो अमूर्त धरोहर इनको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अमूर्त धरोहर, और इंग्लिश में इंटेंजिबल। इनको मतलब छुआ नहीं जा सकता, मतलब, ठीक है। तो इंटेंजिबल साइट्स, अमूर्त धरोहर मतलब, ठीक है। तो इंटेंजिबल साइट्स अब भारत में कितनी है? इंडिया से 15 साइट्स हैं अभी तक इंडिया की 15 साइट्स हैं। 15 के 15 तो नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट से क्वेश्चन आएगा तो इस स्लाइड के बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलो तो लिख लो भैया। तो 2008 स्टार्टिंग हुई इसमें ऐड करने की। तो हमने 2008 में क्या क्या ऐड हुआ भारत की तरफ से? वैदिक चैंटिंग, जो वैदिक चैंटिंग है, ठीक है, तो वो ऐड हुई, वैदिक चैंटिंग। और रामलीला, ठीक है, तो रामलीला ऐड हुआ 2008 में ही। और कौन सा? कुडियाप्पम, जिसके बारे में अभी हमने क्वेश्चन किया, कुडियट्टम, ठीक है, ठीक है। तो ये सब ऐड हुए 2008 में। फिर 2000 और बाकी 2010 में इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सारे याद नहीं करोगे, सारे याद करके क्या करना, भूल जाओगे और क्या। कालबेलिया डांस है ना, कालबेलिया डांस, ये कहाँ का है? कालबेलिया राजस्थान का डांस है। इसको 2010 में ऐड किया गया, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि कब ऐड हुआ था ये। कालबेलिया हो गया। अब छऊ भी हो गया। छऊ डांस को भी 2010 में ही ऐड किया गया था। ये कहाँ? झारखंड उड़ीसा तरफ फेमस है ना, झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल भी ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि छऊ डांस कहाँ सेलिब्रेट नहीं होता। ऑप्शन थे आपके, झारखंड था, उड़ीसा था, तमिलनाडु था और पश्चिम बंगाल। तो कहाँ सेलिब्रेट नहीं होता? तमिलनाडु, ठीक है। 2010 हो गया। अब 2016 के कुछ लिख लो। 2016 में आपको योगा को ऐड किया गया, योगा को, और नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। तो नवरोज फेस्टिवल भी 2016 में ऐड हुआ। अच्छा, कुंभ को कब ऐड किया गया? कुंभ को ऐड किया गया 2017 में। तो 2017 में आपका जो कुंभ मेला है ना, तो इसको ऐड किया गया, कुंभ मेला ऐड हुआ। तो ये पूछे जा सकते हैं अभी, क्योंकि हाल ही में महाकुंभ हुआ है। और 2021 में क्या? दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। तो 2021 में दुर्गा पूजा, और 2017 में कुंभ। और सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा? 2023 में शामिल हुआ था, सबसे लेटेस्ट हुआ है गरबा, ठीक है। तो गरबा गुजरात का जो डांस है, तो ये शामिल हुआ 2023 में। तो कुल मिला के 15 हैं, बट मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं, ठीक है। ये सब आप नोट्स बना लो इनके, अदरवाइज आप परेशान रहोगे, रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी। आप कब तक वीडियो लेक्चर देखते रहोगे ऐसे, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपने इन्जॉय किया क्लास को बढ़िया से। लाइक तो कर ही दोगे, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। हैव अ गुड डे एंड थैंक